विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम इंडिया का 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज ही के दिन 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हुआ था। तो आज मैं आपको भारत की आज़ादी के आंदोलन का अहम हिस्सा रहे कुछ लोगों की रहस्यमय कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। पहली कहानी, पेशवा नाना साहेब द्वितीय। मराठा साम्राज्य के 14वें पेशवा नारायण भट्ट और गंगाबाई के बेटे नाना गोविंद पंत, जिन्हें हम आज नाना साहेब के नाम से जानते हैं, कानपुर के बिठूर के पेशवा बाजीराव द्वितीय ने उन्हें गोद लिया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय के अपने बेटे नहीं थे, इसीलिए जब नाना साहेब के पिता बिठूर के पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम करने आए, तब पेशवा ने उनके बेटे नाना साहेब और उनके छोटे भाई को गोद ले लिया था। उस समय नाना साहेब 3 साल के रहे होंगे। ऐसा कहा जाता है कि बिठूर के पेशवा बाजीराव द्वितीय की पत्नियों में से एक पत्नी रिश्ते में नाना साहेब की मौसी लगती थी। नाना साहेब के बचपन के दोस्त थे तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान और मणिकर्णिका तांबे। उनके ये तीनों दोस्त 1857 की क्रांति के अहम क्रांतिकारी साबित हुए, जिनमें से मणिकर्णिका तांबे वही हैं जिन्हें हम आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जानते हैं। 1857 में जब देश भर से क्रांति की लहर उठ रही थी, तब नाना साहेब ने कानपुर के कलेक्टर ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स के साथ मिलकर ये योजना बनाई थी कि अगर कानपुर में भी क्रांति की लहर उठती है तो नाना साहेब लगभग 1500 सिपाहियों को लाकर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश आर्मी की मदद करेंगे। और ऐसा हुआ भी। जब कानपुर में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ तो नाना साहेब अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का पड़ाव था। अंग्रेज़ सिपाहियों को लगा कि नाना साहेब उनकी मदद करने आए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असल में नाना साहेब उन पर हमला करने आए हैं। पड़ाव पर हमला करके नाना साहेब ने घोषित कर दिया कि वो खुद भी इसी क्रांति का हिस्सा है और वो मुग़ल साम्राज्य के आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को राजा मानते हैं, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना पर हमला करके जीतने के बाद नाना साहेब कानपुर पर जीत हासिल करने के लिए निकल पड़े। हालांकि कुछ ही महीनों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने वापस कानपुर पर कब्जा कर लिया। नाना साहेब के दोस्त, जो कि उस समय उनके सेनापति भी थे, तात्या टोपे ने फिर से लड़ाई शुरू की और कानपुर के ज़्यादातर हिस्सों को जीत लिया, लेकिन दूसरी लड़ाई में वो हार गए। इस बीच कोई नहीं जानता कि नाना साहेब खुद कहाँ गायब हो गए। ब्रिटिश आर्मी ने उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। कुछ अफवाहें हुई कि नाना साहेब को मलेरिया का बुखार हो गया था। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि 1859 तक नाना साहेब नेपाल में शरण ले चुके थे और वहीं एक शेर का शिकार करते समय उनकी मौत हो गई। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नाना साहेब को ब्रिटिश आर्मी ने पकड़ लिया था। ऐसी भी रिपोर्ट्स पाई गई थी कि उन्हें आखिरी बार इस्तांबुल में देखा गया है। 1970 में गुजरात के सीहोर में 2 खत और एक डायरी पाई गई थी, जिसके ज़रिए ये दावा किया गया कि नाना साहेब सीहोर में अपनी मौत तक एक सन्यासी बनकर रहे, लेकिन इसे भी आज तक ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया गया है। नाना साहेब कहाँ चले गए थे, उनके साथ क्या हुआ था, ये बात आज भी एक रहस्य ही है। दूसरी कहानी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 18 अगस्त 1945 में जिस प्लेन से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चाइना जा रहे थे, वह अचानक ही गायब हो गया। प्लेन के गायब हो जाने पर यह कह दिया गया कि प्लेन क्रैश हो गया है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 3rd डिग्री बर्न्स के कारण मौत हो गई है। उसी साल 23 अगस्त को एक जापानी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ने ये खबर छापी थी कि नेताजी का प्लेन ताइवान में क्रैश हो गया है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद खुद जापानी सरकार ने ये कंफर्म किया कि उस दिन ताइवान में कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। इसीलिए ये एक बड़ा सवाल है कि अगर
प्लेन क्रैश नहीं हुआ था तो आखिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ गायब हो गए? अप्रैल 2015 में 2 फाइल्स पब्लिक के सामने आई जिनमें ये दावा किया गया था कि जवाहरलाल नेहरू ने लगभग 20 सालों तक नेताजी के परिवार की जासूसी करवाई। यहाँ तक कि नेताजी की फैमिली को मिलने वाले खत भी चेक करवाए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को भी शक था कि नेताजी की मौत नहीं हुई है। इसलिए उन्हें लगता था कि अगर नेताजी ज़िंदा हैं तो वो अपने परिवार को कांटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बट अगेन कोई नहीं जानता कि नेताजी के साथ क्या हुआ, एक एक्सीडेंट या मर्डर, या फिर वो ज़िंदा थे। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो ज़िंदा थे तो ज़िंदा होते हुए भी वो दुनिया के सामने क्यों नहीं आए? तीसरी कहानी, लाल बहादुर शास्त्री जी। साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग खत्म हुई थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में समझौता हुआ था। यह समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था, जिसके 12 घंटे बाद ही 11 जनवरी की सुबह भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो गई थी। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया था, लेकिन उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। जिन लोगों ने उनकी डेड बॉडी को देखा था उनका कहना था कि लाल बहादुर शास्त्री जी के चेहरे और बॉडी पर अजीब से नीले और सफ़ेद धब्बे थे। यहाँ तक कि उनके पेट और गर्दन पर कट्स लगे हुए थे। शास्त्री जी की फैमिली ने ये दावा किया था कि उन्हें जहर देकर मारा गया है, और जब पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था तो उनकी बॉडी पर कट्स के निशान कहाँ से आ गए। हालांकि 2009 में इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा था कि शास्त्री जी की डेथ के बाद रशिया के डॉक्टर्स ने उनकी जांच की थी, लेकिन उनकी डेथ और भी ज़्यादा रहस्यमय बन गई जब इस पूरे इंसिडेंट के 2 मेन विटनेस का अचानक ही एक्सीडेंट हो गया। ये 2 मेन विटनेस थे उनके सर्वेंट रामनाथ और उनके पर्सनल डॉक्टर RN चुग, जिन्हें पार्लियामेंट में पेश होना था क्योंकि वो दोनों ही शास्त्री जी के साथ उनकी मौत के वक्त ताशकंद में ही थे। लेकिन इससे पहले कि वो पार्लियामेंट के सामने पेश होते, डॉक्टर चुग और उनकी फैमिली का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें डॉक्टर चुग, उनकी वाइफ और उनके दोनों बेटों की डेथ हो गई। उनकी बेटी बच गई, लेकिन वो विकलांग हो गई। वहीं सर्वेंट रामनाथ, जिन्होंने पार्लियामेंट में पेश होने से पहले ही शास्त्री जी के घर पर जाकर ये कहा था कि वो शास्त्री जी की मौत के बाद से अपने मन पर एक बोझ लेकर चल रहे हैं और जल्द ही सबको सच बताएंगे, उनका भी एक कार से एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उनका पैर कुचला गया। साथ ही उनके दिमाग पर लगी चोट के कारण उनकी याददाश्त चली गई। एक इंटरव्यू में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एजेंट रॉबर्ट कार्ले ने दावा किया था कि शास्त्री जी की मौत के पीछे CIA का हाथ था, क्योंकि US को ये डर था कि इंडिया एक देश के रूप में काफ़ी आगे आ रहा है और न्यूक्लियर पावर के मामले में भी रशिया के साथ काफ़ी मजबूत बन रहा है। इतना ही नहीं, एजेंट रॉबर्ट कार्ले ने ये भी कहा था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने ही शास्त्री जी की मौत के लगभग 13 दिन बाद 24 जनवरी 1966 को एक प्लेन क्रैश में भारत के जाने माने न्यूक्लियर फिजिसिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भी मरवा दिया था, ताकि इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सक्सेसफुल होने से रोका जा सके। ये कहानियाँ हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाती हैं जिनके जवाब आज भी कोई नहीं जानता, लेकिन इन कहानियों से हमें एक बात ज़रूर पता चलती है कि भारत ने अपनी आज़ादी की कितनी बड़ी कीमत चुकाई है।